हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे जोर शोर के साथ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग के इस सिलसिले में द हिंदू के आज का जो टॉपिक है वो एनजीओ और सीएसआर से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, अभी द हिंदू में एक एडिटोरियल आया था इससे रिलेटेड, एनजीओ और सीएसआर से रिलेटेड, कि कैसे एनजीओ में जो फंडिंग होती है सीएसआर के द्वारा वो उसके वास्तविक लागत को प्रभावित करती है, उसके वास्तविक लागत से कम होती है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन को देख के समझेंगे कि सीएसआर क्या होता है, एनजीओ में उसकी क्या भूमिका होती है या एनजीओ की भूमिका क्या होती है हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो फ्रेंड्स, इसी पे ही हमारा क्वेश्चन आधारित है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से आज भी कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग ज़रूर करिए, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग के यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम निकलना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपको रैंक हासिल करनी है या आपको लिस्ट में आना है तो फ्रेंड्स, डेली आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। द हिंदू के अच्छे अच्छे टॉपिक्स, इंडियन एक्सप्रेस के अच्छे टॉपिक्स, ये सब क्या है, आप उनको पढ़िए और इन्हीं पे बेस्ड आंसर राइटिंग कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन तो जो हमें लिखने का तरीका है या लिखने की जो हमारी प्रैक्टिस है वो बहुत कम होती है। हमारे अंदर ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने पेपर पे उसको ड्रा नहीं कर पाते, अपने पेपर पे उसको उतार नहीं पाते। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग जरूर कीजिए। जितना अच्छे से आप आंसर राइटिंग करेंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस समझ लिए उतने ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है कि आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये द हिंदू का टॉपिक था एडिटोरियल का, द इवॉल्विंग रोल ऑफ सीएसआर इन फंडिंग एनजीओज। मतलब जो एनजीओज में फंडिंग के लिए जो सीएसआर की जो भूमिका है वो कैसे बढ़ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी से संबंधित ये पूरा टॉपिक था। देखते हैं मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है कि भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में एनजीओ का क्या महत्व है। मतलब जो इम्पोर्टेंस है एनजीओज का या रोल ऑफ एनजीओज क्या है हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है कि एनजीओ के सुचारू कामकाज के लिए सीएसआर फंडिंग महत्वपूर्ण है। मतलब उसने बताया है क्वेश्चन में कि हाँ, अगर एनजीओ को अपना कामकाज चलाना है तो उसके लिए सीएसआर की फंडिंग जरूरी है, लेकिन वास्तविक लागतों की अनदेखी करना समस्याग्रस्त है। तो फ्रेंड्स, वास्तविक लागत क्या होती है, पहले ये चीज़ हम थोड़ी सी समझ लेते हैं, उसके बाद में हम आंसर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, वास्तविक लागतों का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक एनजीओ है, वो हेल्थ सेक्टर के लिए काम कर रहा है, तो उसको हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड फंडिंग तो हो जाती है सीएसआर से। जैसे उसको मान लीजिए कि कितने प्रकार की दवाओं की क्या आवश्यकता है, और कैसे वो मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में कुछ इक्विपमेंट्स दान कर रहे हैं, तो उसके लिए ये, या फिर अपने लिए इक्विपमेंट्स की जो भी ज़रूरतें हैं उनको इस तरह की उनकी ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं सीएसआर से। लेकिन क्या होता है कि उनकी जो पर्सनल खर्चे होते हैं, लाइक जैसे उनका अपना प्रशासन हो गया, भाई कोई एक इंस्टीट्यूट है तो वो उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, बहुत सारे उनके प्रशासनिक कार्य होंगे, या उनका अपना जैसे मान लीजिए कोई एनजीओ है तो उसका कोई हेड ऑफिस है, उसका रेंट क्या होगा, उसके बिजली का खर्चा क्या होगा, या फिर वो अगर एक जगह से दूसरे जगह पे कहीं पे जाते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, ये सारी चीज़ें क्या है फ्रेंड्स, ये इनके वास्तविक लागतों में ये भी शामिल होता है। तो इनके लिए क्या होता है, सीएसआर से फंडिंग नहीं होती है। क्योंकि सीएसआर से इनके लिए फंडिंग नहीं होती है, इसलिए क्या होता है कि धीरे धीरे जो एनजीओज हैं वो समस्याग्रस्त हो जाते हैं और उनके बंद होने की नौबत आ जाती है। तो इसी पे ये पूरा आर्टिकल आधारित है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग आंसर हम लोगों का क्या है कि एनजीओ ऐसे नागरिक समाज संगठन होते हैं जिनका बिना किसी निजी स्वार्थ के मानव का सर्वांगीण विकास करना अंतिम लक्ष्य होता है। फ्रेंड्स, एनजीओ का जो मेन उद्देश्य होता है, जो उनका अंतिम लक्ष्य होता है, वो यही होता है कि मानव का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए। अब इसमें वो अपने अलग अलग सेक्टर के हो सकते हैं। सपोज दैट कोई एनजीओ है जो शिक्षा से संबंधित है, तो उसका पूरा का पूरा जो ध्यान होगा या पूरा का पूरा जो फोकस होगा वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट होगा कि कैसे हम हमारे देश के जो युवा हैं, हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उनकी जनता है, उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कर सकें, या उनके शिक्षा पाने में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड
वो कोशिश करते हैं कि कैसे उनसे उस समस्या से निजात पाया जा सके या कैसे उससे उबरा जा सके। तो कुल मिला के जो सर्वांगीण विकास करना है, यह मानव का सर्वांगीण विकास करना, ये एनजीओज का अंतिम लक्ष्य होता है और बिना किसी निजी स्वार्थ के। नेक्स्ट मैंने फ्रेंड लिखा है कि इंडियन फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट, ये फ्रेंड्स ऐसी रिपोर्ट होती है जो ऐसे कह सकते हैं कि जो समाज में प्रेम सद्भाव इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट होती है और एनजीओ से रिलेटेड रिपोर्ट होती है कि एनजीओज का क्या इम्पोर्टेंस है अपने देश में या लोगों के बीच में या जनता के बीच में सामाजिक सौहार्द को बनाने में। तो वही उसी प्रकार की ये रिपोर्ट है। तो इंडियन फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट 2022 बताता है कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बावजूद देश की आर्थिक सामाजिक असमानता को पाटने में असमर्थ रहा है। मतलब वो बताता है कि भारत जाहिर सी बात है कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी तो बन गया है, लेकिन वो अभी जो हमारे यहाँ सोशियो इकोनॉमिक गैप्स हैं उसको पाटने में असमर्थ है या उसको कम करने में असमर्थ रहा है। ऐसे में एनजीओ का महत्व देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए बढ़ जाता है। तो उसमें एनजीओज के रोल भी बताए गए हैं इस रिपोर्ट में कि कैसे एनजीओ के द्वारा हम जो अपना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये सोशियो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज़ हैं उसको कैसे हम कम कर सकते हैं या कैसे हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया है कि एनजीओ का रोल बताया है कि कैसे वो सामाजिक उत्थान के लिए इम्पॉर्टेंट है, कैसे वो आर्थिक उत्थान के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग एक में ही कर सकते थे, लेकिन तो मैंने क्या किया है, अलग अलग कर दिया है। जैसे शिक्षा के विकास, अगर हम सामाजिक विकास में एनजीओ का महत्व देखेंगे तो उसका मैंने एक एक टॉपिक ले लिया है कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में तो उसका उदाहरण दिया है कि प्रथम फाउंडेशन या अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। ये क्या करते हैं कि फ्रेंड्स समय समय पर जो शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उससे रिलेटेड रिसर्च करते हैं, चीज़ों को फाइंड करते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, साथ ही साथ में उससे रिलेटेड रिपोर्ट भी निकालते हैं। जैसे प्रथम फाउंडेशन असर रिपोर्ट निकालता है जिससे हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी वास्तविक स्थिति की हमें जानकारी मिलती है, साथ ही साथ उन समस्याओं के लिए सुझाव भी प्रस्तुत किया जाता है जिससे हम अपने शिक्षा व्यवस्था को अच्छा कर सकें। दूसरा है सामाजिक न्याय के लिए, उदाहरण जन साहस एक एनजीओ का नाम है। तो सामाजिक न्याय के लिए फ्रेंड्स क्या है, मतलब कि जैसे बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें लोग ऐसे लोग काम करते हैं जो उनकी मानवीय गरिमा के खिलाफ होता है। जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग हो गई, तो ये मानवीय गरिमा के खिलाफ है। उनके जो आर्टिकल 21 का है उसका भी हनन है कि उनको गरिमापूर्ण या गरिमामयी जीवन नहीं मिल पाता। तो उसके लिए जो एक एनजीओ काम कर रहा है जन साहस, तो वो भी क्या कर रहा है कि ऐसे जो कामों में संलिप्त हैं लोग उनको किस तरह से सोशली एम्पावर किया जा सके, किस तरह से उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके विकास के, इसके लिए वो काम कर रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्वास्थ्य के लिए, उदाहरण स्माइल फाउंडेशन। ये छोटे बच्चों के लिए ये क्या कहते हैं, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग या जो बच्चों के द्वारा ड्रग का जो इधर उधर ट्रांसफ़र किया जाता है, या फिर क्या कहते हैं उनको बच्चों को या छोटे छोटे बच्चों को इन सब चीज़ों के बाद में जो समस्याओं का स्वास्थ्य समस्याओं की जो भी समस्याएं होती हैं उससे जब झेलते हैं तो उसके लिए क्या होता है, स्माइल फाउंडेशन ये भी एक प्रकार का एनजीओ है जो स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी प्रकार की रिसर्च होती है, जितनी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं उसको हल करने में काफ़ी मदद करता है। और फिर मैंने लिखा है फ्रेंड्स कि विशेष वर्ग के हित के लिए, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, द हमसफ़र ट्रस्ट। फ्रेंड्स जो अपने यहाँ LGBT कम्युनिटी है, ये भी हमारे समाज का हिस्सा है और इनको समाज के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, इनको समाज की अपने देश की विकास धारा का मुख्य हिस्सा बनाने के लिए द हमसफ़र ट्रस्ट जो है वो कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने क्या बताया है कि मैंने सामाजिक जो विकास है उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो एनजीओज हैं उसके बारे में भी मैंने बता दिया कि हाँ ये जो एनजीओज हैं ये इस क्षेत्र के लिए, ये इस क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर हम कभी भी आंसर राइटिंग करते हैं और आंसर राइटिंग में इस तरह का इंटरवेंशन करते हैं तो ये समझ लीजिए कि एग्जामिनर के लिए बहुत ही मतलब इन्फ्लुएंस करने, उनको प्रभावित करने में बहुत ही बढ़िया रोल अदा कर देते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड मैंने लिखा है कि आर्थिक विकास में एनजीओ का महत्व। जैसे ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए मैंने किसका लिया, स्वदेश फाउंडेशन के लिए लिया। ये बताता है कि ग्रामीण जो इकॉनमी है उसको कैसे रिवाइव किया जाए, उसमें रिसर्च करता है, समस्याओं का निजात करता है।
नेक्स्ट दूसरा फ्रेंड मैंने लिखा है गरीबों के आर्थिक उत्थान के लिए मानव लोक। तो मानव लोक क्या है, एक एनजीओ है जो कैसे गरीबों का आर्थिक उत्थान किया जाए, उनको कैसे इकोनॉमिक रूप से सक्षम बनाया जाए, इसके लिए वो काम करता है। महिलाओं की आर्थिक विकास के लिए ग्राम्य रिसोर्स सेंटर, ये भी एक टाइप का एनजीओ है जो कुल मिला के वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा है कि कैसे उनको इकोनॉमिकली एम्पावर किया जाए। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया है कि एनजीओज के रोल को बताने के लिए जो हमें सामाजिक क्या इम्पोर्टेंस है एनजीओ का, साथ ही साथ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उसका मैंने बता दिया है। अब देखते हैं कि जो सीएसआर की फंडिंग का मामला है वो क्या है। तो मैंने लिखा है कि यद्यपि एनजीओ के कार्य के लिए उन्हें सीएसआर मतलब कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से फंड मुहैया तो कराया जाता है, परंतु एनजीओ के वास्तविक लागत से कम होता है। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, वही मैंने जो बात आपको शुरुआत में समझाई थी कि एनजीओ के कार्य संचालन के लिए सीएसआर के माध्यम से पैसा तो मिल जाता है, लेकिन जो उसकी वास्तविक लागत होती है वो उससे कम होता है। फ्रेंड्स अभी आप परेशान मत होइए, अभी हम लोग सीएसआर के बारे में भी बात करेंगे और वास्तविक लागत को तो मैंने इसमें समझाया ही है, कम होता है। उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ को स्वास्थ्य खर्चों के लिए तो धन मिल जाता है, पर उनके प्रशासनिक संचालन, किराया, बिल, परिवहन आदि के फंड नहीं मिल पाते। ऐसे में उनके कार्य निष्पादन की क्षमता प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, एक सिचुएशन पूरी बता दी है इसमें कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो एनजीओज को फंड तो देता है, लेकिन वो उनकी वास्तविक लागत जो होती है, एनजीओज की जो वास्तविक लागत होती है उसको फुलफिल करने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एनजीओज की कार्य निष्पादन की जो क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है। क्यों फ्रेंड्स, कि जैसे मान लीजिए कोई एनजीओ है वो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है, अब उसको हेल्थ के लिए तो पैसा मिल जाता है, लेकिन तो उसके प्रशासनिक खर्चे के लिए पैसे नहीं मिल पाते। ऐसे में क्या होगा कि धीरे धीरे उसके जो वर्कर्स होंगे उनको अगर सैलरीज नहीं मिलेंगी, या फिर क्या कहते हैं उनके जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होंगी वो कम हो जाएंगी, उनका जो हेड ऑफिस है उनके खर्चे नहीं चल पाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे वो बंद होने लगते हैं या फिर वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने लिख के बता दिया। फिर मैंने बताया कि अतः देश के सामाजिक आर्थिक विकास में सरकार के भार को कम करने, भाई क्यों, क्योंकि जैसे अगर हेल्थ सेक्टर में कोई एनजीओ काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, सरकार के किसी न किसी तरीके से भार को कम ही तो कर रहा है। ये तो भाई सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा ये सब मुहैया कराए, आवास मुहैया कराए, लेकिन तो अगर एनजीओज भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये एक हिसाब से क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट का जो सोशल एक्सपेंडिचर का जो बर्डन है उसको किसी न किसी प्रकार से कम कर रहे हैं। तो वही मैंने लिखा कि अतः देश के सामाजिक आर्थिक विकास में आर्थिक विकास में सरकार के भार को कम करने तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर को पुनः संरचित मतलब रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि कैसे सीएसआर को हम इस तरह से बनाएं कि जो एनजीओज हैं उनकी जो रियल लागत है, उनकी जो वास्तविक लागत है उसको फुलफिल करने में सक्षम हों, साथ ही करने की आवश्यकता है। साथ ही नीति आयोग ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमें एसडीजी या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे गोल हैं, गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 5, अगर ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति हमें करनी है तो हमको एनजीओज का सहारा लेना पड़ेगा, तो सरकार को एनजीओज का सहारा लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है, आंसर तो लिखा। अब इसमें मैंने कुछ चीज़ों को अभी खुल के नहीं बताया, जैसे सीएसआर क्या होता है इसके बारे में नहीं बताया है। तो फ्रेंड्स वैसे देखिए आंसर के बारे में देखते हैं और आंसर को जरा एक बार एनालाइज करते हैं कि क्या क्या मामला था पूरा। तो जैसे पहला था कि एनजीओज का इम्पोर्टेंस बताना था, दूसरा हमें ये बताना था कि एनजीओज में सीएसआर की फंडिंग का क्या रोल होता है, और अगर उसकी वास्तविक लागत को फुलफिल नहीं कर पाते तो क्या उसके परिणाम हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, उसका इंट्रो लिख दिया है, साथ ही एक रिपोर्ट के साथ में ये भी बताया है कि जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक गैप है या डिस्पैरिटीज़ है उसके फुलफिल करने में एनजीओज का क्या महत्व होता है, फिर सोशल डेवलपमेंट में कैसे एनजीओज अपना रोल अदा करते हैं उसके बारे में लिख दिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एनजीओज का क्या रोल होता है वो भी बता दिया है। साथ ही साथ में मैंने ये भी बता दिया कि एनजीओज के जो फंडिंग होती है उसमें सीएसआर का क्या इंपॉर्टेंस होता है,
अगर उसकी वास्तविक लागत तक वो फुलफिल नहीं कर पाते CSR, तो उससे उसकी जो NGOs होते हैं उनका जो वर्किंग फंक्शन होता है या उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं वो कैसे प्रभावित होते हैं। लास्ट में कंक्लूजन में मैंने लिख दिया है कि कंक्लूजन में ये लिखा है कि वो कैसे NGOs जो होते हैं वो सरकार के भार को या सरकार के जो सोशल एक्सपेंडिचर होते हैं उसको कैसे वो कम करने में सहायक होते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया कि CSR को रिकंस्ट्रक्ट या पुनः संरचित करना चाहिए। साथ ही नीति आयोग के जो स्टेटमेंट हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे नीति आयोग कहता है कि SDG 1, 2, 3 अगर इस लक्ष्य को हमें प्राप्ति करना है तो हमें सरकार को NGO के साथ में मिलकर काम करना होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये पूरा आंसर तो था। साथ ही साथ अब हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मैंने क्या किया कि यहाँ पे जैसे NGOs फ्रेंड आपके हमेशा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको किसी सेक्टर से रिलेटेड NGO है तो आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, आप ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे हो, जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं पे इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक लिख रहे हैं तो आप उसके कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं, एक NGOs का नाम डाल सकते हैं। आप कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट में लिख रहे हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आप एक NGO का नाम या 2 NGO का नाम डाल के बता सकते हैं कि इस दिशा में ये NGO भी काम कर रहा है और सरकार और क्या कहते हैं NGO को इस तरह से कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि वो ऐसी समस्याओं से निजात पा सकें। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर हमें देखना है तो वहाँ पे भी हम कुछ NGOs हमारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए जो वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैंने क्या किया है कि कुछ जो है NGOs के नाम लिख लिए हैं और CSR को भी समझाने की कोशिश की है। तो पहले फ्रेंड्स मैं बताते हूँ कि CSR होता क्या है। तो अब ऐसे देखते हैं कि CSR क्या होता है। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स लिख दिया है कि CSR कंपनी एक्ट 2013 के तहत लाया गया था तो और 2014 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो CSR होता क्या है फ्रेंड्स, नॉर्मली ये ऐसा होता है कि कंपनी की एक सामाजिक उत्तरदायित्व को माना जाता है कि जैसे मान लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन तो अब अगर हम देखें कि जैसे मान लीजिए एक कोई देश है और उसमें कोई प्राकृतिक संसाधन है तो उस प्राकृतिक संसाधनों पर उस देश की जो समस्त जनता है उस पर बराबर का अधिकार होता है। लेकिन तो जैसे जो कंपनीज होती हैं अगर भाई वो पर्यावरण प्रदूषण फैला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपके हिस्से का भी ऑक्सीजन ले रही होंगी, आपका जो पर्यावरण है उसको भी प्रभावित कर रही हैं, आपके हिस्से का भी वो जल ले रही हैं, आपके हिस्से का भी वो संसाधन ले रही हैं। तो इस तरह से क्या बनता है, उनका एक सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है कि वो अगर समाज के हिस्से का संसाधन प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बदले में वो कुछ दें। तो इसी के जो एक मेन थीम थी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि कैसे जो सामाजिक जो संसाधन है उसका अगर कंपनियां उपयोग करती हैं तो उसके बदले में भी वो कुछ फाइनेंशियल हेल्प करें समाज को। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, अपना CSR देते हैं और NGOs में ऐसे CSR जो है वो फंडिंग होती है CSR की। तो इसको 2013 के कंपनी एक्ट में लाया गया था और 2014 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और फ्रेंड्स ये भी एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो CSR होता है वो हमारा पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने CSR को मैंडेटरी कर रखा है या अनिवार्य कर रखा है। तो ये भी एक अच्छी पहल है। तो फ्रेंड्स अब ये भी देख लेते हैं CSR की कैसी कंपनियां हैं जो देती हैं CSR को। तो जिनका नेटवर्थ जो होता है वो 500 करोड़ या इससे अधिक होता है, ऐसी कंपनियां CSR को देती हैं। या फिर जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है, या फिर जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है। ये 3 क्राइटेरिया हैं फ्रेंड्स जो कंपनी एक्ट को बताते हैं कि अगर कंपनी एक्ट 2013 ऐसे बताते हैं कि अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, या टर्नओवर 1000 करोड़ उससे ज़्यादा, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, अगर इस तरह से है तो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट फ्रेंड मैंने लिखा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका जो मेन उद्देश्य क्या है वो भी देख लेते हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेन उद्देश्य क्या है, उसकी नैतिकता, मतलब ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनकी एक इथिकल वैल्यूज़ या फिर उनकी एक इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए कि उनको CSR की फंडिंग करनी पड़ती है। उनका ये सामाजिक या नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि वो समाज के हित में पैसा खर्चा करें क्योंकि वो समाज के संसाधनों का प्रयोग करते हैं।
और बाज़ार को भी अच्छे से डेवलप करने के लिए वो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करते हैं। बाज़ार का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए जो CSR की जो फंडिंग होती है, इस तरह से क्या होता है, समाज ऐसे लोग ऐसे बाज़ार को क्या कहते हैं, वो भी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, लोगों को भी प्रमोट करना चाहिए और लोग ऐसे बाज़ार को भी प्रमोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अच्छा काम कर रही है, तो बाज़ार क्या करता है कि बाज़ार उनसे ज़्यादा सामान खरीदता है या बाज़ार में उसके ज़्यादा प्रचार प्रसार होते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है उसका जवाबदेही। तो जवाबदेही का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जैसे वही मैंने बताया क्या कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सामाजिक संसाधनों का प्रयोग करती हैं। ये समाज के जो संसाधन है उसका प्रयोग करने के बाद में उनकी भी एक जवाबदेहिता बनती है कि कैसे वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। धारणीय विकास के लिए भी जरूरी है कि अगर आप क्या कहते हैं पर्यावरणीय संसाधन या फिर जो अपने देश के संसाधन है अगर उसका उपयोग कर रहे हैं, तो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू कैसे आप उसको प्रतिपूर्ति करने के लिए या कैसे उसके आप प्रभावों को कम करने के लिए क्या कहते हैं प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सामाजिक स्वीकृति। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। जैसे टाटा ग्रुप की कंपनी है, वो क्या करती है कि वो सोशल मतलब सामाजिक क्षेत्र में वो खूब पैसा खर्चा करती है। तो इससे क्या होता है कि उसकी एक तरह से सामाजिक स्वीकृति भी है। लोग जो टाटा को लोगों का जो देखने का नज़रिया है वो दूसरा है। वो जानते हैं कि टाटा जो काम करता है वो लोगों के वेलफेयर में काम करता है। तो इस तरह से क्या होता है, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी जो समाज में एक्सेप्टेंस होती है, सामाजिक जो स्वीकृति होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या होता है, जो CSR का मेन लक्ष्य होता है वो यही होता है। और फिर मैंने लिख दिया है कि CSR मैंडेटरी। तो CSR मैंडेटरी का मतलब क्या है कि भारत ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने CSR को अनिवार्य कर रखा है। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ CSR के बारे में बता दिए। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि कौन कौन से NGOs को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे NGOs जो हैं हमारे वो जो इम्पॉर्टेंट NGOs हैं। जैसे फ्रेंड्स इसमें सबसे पहला मैंने NGOs किससे रिलेटेड दिया है, ये फ्रेंड्स रोटेट हो जाता है इसीलिए आप परेशान मत होइए। ये मैंने ले लिया है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड NGO, वुमेन एम्पावरमेंट। पहले मतलब मैंने लिया है स्वनियोजित महिला संघ। ये एक इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में सेवा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक प्रकार की क्या है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के लिए काम करती है। सेवा इसका नाम है और ये महिला श्रमिकों को पूरी तरह से लक्षित एक NGO है। दूसरी है स्नेहालय। स्नेहालय में क्या है फ्रेंड्स, ये गरीब महिलाओं के लिए है और LGBT कम्युनिटीज़ के लिए है। जो इन लोगों में क्या है एड्स के लिए या फिर सैनिटरी पैड्स के लिए या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, इन सब चीज़ों से जो रिलेटेड समस्या होती हैं इनके निजात के लिए क्या है स्नेहालय एक प्रकार का NGO है जो इन क्षेत्रों के लिए काम करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आज़ाद फाउंडेशन। इसमें जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, पीड़ित महिलाओं का मतलब है बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे वुमेन्स होती हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की पीड़ित होती हैं या फिर एड्स की पीड़ित होती हैं, उनको कोई सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, उनको घर से निकाल दिया जाता है, या फिर जो एसिड अटैक की हुई महिलाएं होती हैं। तो ऐसी महिलाओं को संरक्षित मतलब एक संरक्षण देने के लिए या उनको कैसे सोशली एम्पावर किया जाए, इकोनॉमिकली कैसे एम्पावर किया जाए, तो इसी तरह से इसी समस्याओं के लिए या इनको एम्पावर करने के लिए एक आज़ाद फाउंडेशन है जो महिलाओं के कुल मिला के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनको कैसे एम्पावर किया जाए इसके लिए काम करता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या है कि मान लीजिए आप कहीं भी जो वुमेन्स के एम्पावर की प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं तो आप क्या हो अगर वहाँ पे कुछ NGOs का नाम लिख के और अपने आंसर को थोड़ा तर्क दे दें कि हाँ इस तरह से जैसे जैसे ये NGOs काम कर रहे हैं, इन NGOs का सहारा लेके भी जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको ज़्यादा तेज़ी से हासिल किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ महिलाओं से संबंधित कुछ मैंने NGOs लिखे हैं। नेक्स्ट मैंने किससे रिलेटेड लिखा है, नेक्स्ट मैंने लिखा है राजनीति से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो राजनीति से एक है ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये फ्रेंड्स रिपोर्ट निकालती है टाइम टू टाइम किससे रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड कि कैसे हमारे जो
राजनीति में राजनीति का जो क्रिमिनलाइजेशन होता है, मतलब राजनीति में कितने क्रिमिनल्स जो हैं या फिर जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनका क्या परसेंटेज है, और वो हमारे विधि के निर्माणकर्ता बने हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट निकालता है और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही मतलब चिंतन या फिर सोचनीय विषय है कि हमारे देश में ऐसे लोगों को नेता या फिर हम विधि निर्माण के लिए चुनते हैं जो उसी से संबंधित क्राइम किए होते हैं। सपोज दैट अगर हम वुमेन वेलफेयर के लिए स्कीम बनाने जा रहे हैं और हमारे कोई मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर ही वुमेन हैरेसमेंट के चार्जेस लगे हुए हैं, तो ये क्या है, ये इसी तरीके की रिपोर्ट बताता है। ठीक, अभी फ्रेंड्स जैसे इसकी रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में ADR की रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि जो अपनी वर्तमान पार्लियामेंट है वो आज तक की सबसे ज़्यादा ऐसे कह सकते हैं कि क्रिमिनल केसेस से जो प्रभावित या फिर क्रिमिनल केस ऐसे हैं जिनके ऊपर चार्जेस हैं और वो हमारे पार्लियामेंट में उपस्थित हैं। मतलब सबसे ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं कि क्रिमिनल पार्लियामेंट नहीं बोल सकते, लेकिन तो ऐसे बोल सकते हैं कि क्रिमिनलाइज्ड जो सबसे ज़्यादा क्रिमिनलाइज्ड अपना वो है कार्यपालिका है कि सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं या उनके ऊपर चार्जेस रहे हैं, और वो इस समय हमारे राजनीति हमारे कार्यपालिका का हिस्सा है, कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट मैंने लिखा है कि आपदा से रिलेटेड कौन सा NGO है। तो जैसे फ्रेंड्स इस समय बेंगलुरु में बाढ़ आई हुई है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे NGOs का काम देखते हैं हम लोग। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कहीं हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में लिख रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम 1-2 NGOs को कोट कर देते हैं तो वो क्या करता है, हमारे आंसर को इंडिच कर देता है। तो ऐसे में क्या लिख किया है मैंने, केयर इंडिया और रैपिड रिस्पांस, ये 2 NGO हैं जिसके बारे में मैंने बता दिया है। पर्यावरण से रिलेटेड क्या है, पर्यावरण से रिलेटेड 2-4 NGOs को मैंने बता दिए हैं कि एक ट्रॉपिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जो हमारे जलवायु परिवर्तन से संबंधित या फिर क्या कहते हैं हमारे पर्यावरण में किस तरह के परिवर्तन होते हैं इससे संबंधित वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता रहता है और अपनी रिपोर्ट जारी करता रहता है कि कैसे उसके प्रभावों को कम किया जा सके। नेक्स्ट है फ्रेंड संकल्प तरु या संकल्प तरु फाउंडेशन, इसके साथ ही जनमित्र कल्याण फाउंडेशन और हरितिका फाउंडेशन। ये ऐसे फाउंडेशंस हैं जो क्या है, एक प्रकार के NGO हैं जो किससे रिलेटेड हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या किया है कि मैंने आज एक नया प्रयोग किया है कि हम क्या करते हैं कि कोई टॉपिक लिखते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड जो और भी पॉइंट्स हैं उसको हम क्या करते हैं, उसे अपने आंसर शीट में वहीं पे कहीं किनारे पे लिख देते हैं कि अगर हम जब दोबारा कभी रिवीजन करें या अपने आंसर की तरफ देखें तो एक ही पेज पे हमको सारी चीज़ें मिल जाए, हमको बार बार इधर उधर भागना ना पड़े। तो फ्रेंड्स कैसा रहा ये प्रयोग, और आप ये भी बताइए कि आंसर राइटिंग के जो हम लोगों की ये सीरीज चल रही है वो कैसी है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जल्द ही हम लोग एक प्रीलिम्स का भी कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें क्या होगा कि हम लोग इस तरह से काम करेंगे कि प्रतिदिन 15 से 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और एक हफ्ते में हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि महीने में हम लोग 4 पेपर भी कर लेंगे और वो हमें किसी प्रकार के हमारे दिमाग पे बर्डन नहीं रहेगा। 15 से 20 क्वेश्चन का रोज़ डिस्कशन 1 से आधे घंटे में, और उसके बाद में धीरे धीरे 7 दिन में हम क्या करेंगे कि अगर 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो 15 सत्ते 105 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक वीक में। इस तरह से क्या होगा कि पूरे महीने में हम लोग 4 पेपर को डिस्कस कर लेंगे, ये 400 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। और फ्रेंड्स जब तक हम लोगों का एग्जाम आएगा तब तक हम लोग लगभग 30 से 32 टेस्ट जो है वो कर चुके होंगे। अगर 30 से 32 टेस्ट हम लोग विथ डिस्कशन अच्छे से कर लेंगे तो फ्रेंड्स हमारे जो प्री में सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और संडे को क्या किया जाएगा कि कोशिश की जाएगी कि जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन होंगे वो भी डिस्कस कर लिए जाएंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स इस पर आपकी क्या राय है इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट कब से किया जाए और कैसे किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही धन्यवाद, और आप अपना रिव्यू जरूर दें कि ये जो पहल है वो कैसी है। ठीक है दोस्तों,
तो जय हिंद, जय भारत, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए और डेली आंसर राइटिंग करते रहिए। और अगर आपको मेरी ये जो आंसर राइटिंग की जो सीरीज है अच्छी लगती है तो आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए और बताइए कि अब एक आंसर राइटिंग की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं जो रोज़ द हिंदू से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं और कई सारे अन्य बिंदुओं पर भी चर्चाएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो धन्यवाद आपका, और कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।